नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदिशंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज के करंट अफेयर की इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 जो है वह कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अभी हाल ही में 22 मई को मनाया गया। तो 22 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात करते हैं इस खबर के बारे में। तो यह खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। और बात करते हैं तो क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का मुख्य कारण है लोगों को जैव विविधता के महत्व और इसके संरक्षण के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना। यह इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं इस वर्ष के थीम के बारे में। तो इस वर्ष इसकी थीम थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह इसके इस वर्ष की थीम थी। बात करते हैं जैव विविधता दिवस की। तो जैव विविधता दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2001 में। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2001 में। 22 मई 2001 को यह दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी। और जैव विविधता शब्द के बारे में सबसे पहले जब चर्चा की गई वह चर्चा की गई थी रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में इस शब्द की चर्चा की गई थी। और रियो डी जेनेरो शहर है ब्राजील का। कहाँ का शहर है? ब्राजील का। और इस रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था वर्ष 1993 में। और उस सम्मेलन को कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन। और इस पृथ्वी सम्मेलन में इस शब्द की जो चर्चा की गई थी, किस शब्द की? जैव विविधता शब्द की चर्चा की गई थी। और वहीं से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2001 में 22 मई 2001 से इसको मनाने की जो है शुरुआत कर दी थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दूसरी ब्लू टॉक 2025 का आयोजन कहां पर किया है? तो जो दूसरी ब्लू टॉक है उसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। यह आपको याद रखना है। बात करते हैं खबर की। तो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वह मई 2025 को नई दिल्ली में दूसरी ब्लू टॉक 2025 का आयोजन किया है। इस आयोजन में फ्रांस और कोस्टा रिका, याद रखना आपको, फ्रांस और कोस्टा रिका के दूतावासों ने सहयोग किया है। यह कार्यक्रम आगामी तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो अभी होने वाला है 9 से 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में ये जो है आयोजित होगा। इसकी तैयारियों के तहत आयोजित किया गया था। बात करते हैं तो इस बैठक का उद्देश्य महासागर संरक्षण, सतत उपयोग और वैश्विक साझेदारी को बढ़ाना है या बढ़ावा देना है। यह इसका उद्देश्य था। बात करते हैं ब्लू टॉक्स की। तो ब्लू टॉक एक महासागरीय चर्चा है, भारत की महासागरीय चर्चा है। और यह जो महासागरीय चर्चा है यह कौन आयोजित करता है? तो यह आयोजित करता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और इस चर्चा में क्या क्या चर्चा होता है? इस चर्चा में क्या क्या होती है? तो होता है महासागर से संबंधित जो प्रदूषण है, महासागरीय प्रदूषण को कम करने पर चर्चा होती है। और साथ में चर्चा होती है भारतीय नीली अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय नीली अर्थव्यवस्था के बारे में, भारतीय नीली अर्थव्यवस्था। और भारतीय नीली अर्थव्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर चर्चा होती है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की। इस समुद्र में जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह सही से काम करे या उसके लिए जो उपाय हैं उसके बारे में इस पर चर्चा होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में चर्चा होती है। यह ब्लू मून टॉक्स का मुख्य उद्देश्य होता है। और यह जो ब्लू मून टॉक्स है यह किसका आधार है? जो अभी हाल ही में होने वाला है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 9 से 13 जून के बीच में। बात करते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं इस समय पर मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ के मंत्री हैं। जितेंद्र सिंह यहाँ के मंत्री हैं। और जो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है यह नई दिल्ली में स्थित है। पृथ्वी भवन नाम का एक जो भवन है वहां पर स्थित है, लोधी रोड में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्थित है। बात करते हैं आगे
अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये जो पहली महिला अधिकारी है ये बनी है गीता सामोता। गीता सामोता पहली अधिकारी बनी। बात करें खबर की तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता ने माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर की चोटी पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। वह CISF की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है। इससे पहले गीता सामोता ने वर्ष 2019 में उत्तराखंड के माउंट सतोपंथ को भी फतह किया है। तो इससे पहले इन्होंने 2019 में माउंट सतोपंथ को भी फतह कर चुके हैं। अब बात करते हैं गीता सामोता की। तो गीता सामोता जो है राजस्थान का एक जिला है, राजस्थान का जिला सीकर जिले से हैं और ये CISF में क्या है? सब इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर के पद पर हैं, सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं गीता सामोता। बात करें CISF की तो CISF की जो स्थापना है, CISF की स्थापना 10 मार्च सन 1969 को हुई है। 10 मार्च सन 1969 को जो है इसकी स्थापना हुई है। और इसमें अगर बलों की संख्या की बात की जाए कि इस समय वर्तमान में CISF में बलों की संख्या कितनी है, तो बलों की संख्या है 1.63 लाख इस समय CISF का बल है। अगर बात की जाए तो यह काम क्या करती है? तो यह काम करती है सार्वजनिक व निजी उपक्रमों को सुरक्षा देने का काम करती है। सार्वजनिक निजी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करती है, उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करती है। और यह सार्वजनिक व निजी उपक्रम हो सकते हैं। सार्वजनिक उपक्रम जैसे मेट्रो की सुरक्षा का भी जिम्मा इसके पास है। साथ ही साथ कोई परमाणु संस्थान हो गए तो इन परमाणु संस्थानों की भी यह सुरक्षा करती है। और परमाणु संस्थान के साथ साथ कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, हमारे देश में जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उन ऐतिहासिक धरोहरों को भी यह सुरक्षित करती है। यह आपको ध्यान में रखना है। CISF की अगर बात की जाए तो CISF की महानिदेशक, याद रखना है महानिदेशक इस समय कौन है? तो इस समय महानिदेशक है नीना सिंह। नीना सिंह या इस समय नीना सिंह क्या है? महानिदेशक है। और नीना सिंह एक IPS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की जो संख्या है वह कितनी हो गई है? तो अब एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर हो गई है 891। बात करते हैं खबर की। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 16वीं एशियाई शेर गणना के आंकड़े जारी किए हैं और वर्ष 2020 में यह संख्या जो थी वह थी 674, जो अब 32.2% बढ़कर 891, ये आपको याद रखना है कि 891 हो गई है। यह गणना जो है 11 जिलों के 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में की गई है। सबसे अधिक शेर अमरेली जिले में दर्ज किए गए हैं। याद रखना है सबसे अधिक शेर अमरेली जिले में दर्ज किए गए हैं 257 शेर। और लिंग अनुपात जो है 891 शेरों में 196 शेर, 330 शेरनियां और 225 शावक शामिल हैं। याद रखना है 891 जो शेर हैं उनमें 196 शेर हैं, 330 शेरनियां हैं और 225 उन शेरों के शावक शामिल है। ये आपको बच्चे शामिल है, ये आपको याद रखना है। यह जो है भारत की वन्यजीव संरक्षण नीति में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जाहिर सी बात है कि जब शेरों की संख्या बढ़ी, जो कि पहले कम थी, लुप्त प्राय प्राणियों की श्रेणी में ये आने वाले थे और इनकी जो संख्या बढ़ी है, तो जाहिर बात है कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। बात करते हैं एशियाई शेर की। तो एशियाई शेर जो हैं विश्व में पाए जाने वाली, विश्व में शेरों की 7 उपजातियां पाई जाती हैं, 7 उपजातियां। और इन 7 उपजातियों में एक है एशियाई शेर, एक है एशियाई शेर।
ये आपको याद रखना है कि ये विश्व की 7 जो उपजातियां हैं उनमें से एशियाई शेर जो है एक जाति है, ठीक है। और ये जो एशियाई शेर हैं इनका एकमात्र गृह क्या है, एकमात्र घर जो है वह है गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर नेशनल पार्क जो है यह इनका एकमात्र घर है। और ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह फैला है 258 वर्ग किलोमीटर में। यह आपको याद रखना है, यह जो है 258 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यही है एशियाई शेरों का एकमात्र घर, और जो कि गुजरात में आता है। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी जो है, गुजरात की राजधानी वह है गांधीनगर। आपको याद रखना है गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगर गुजरात राज्य की स्थापना की बात की जाए तो गुजरात राज्य की जो स्थापना है वह हुई थी 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को स्थापना हुई थी। पहले यह बंबई राज्य का हिस्सा था, पहले यह बंबई राज्य का हिस्सा था, लेकिन 1 मई 1960 को जब गठन हुआ तो गठन के पश्चात जो महाराष्ट्र राज्य है वह अलग हो गया और गुजरात राज्य अलग हो गया। तो गुजरात राज्य की जो स्थापना है वह 1 मई 1960 को हुई है। बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो गुजरात राज्य के जो राज्यपाल हैं वह राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो अभी हमने देखा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो 2025 में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी प्रमुख को 1 साल का कार्य का जो है वह विस्तार दे दिया गया है। तो ये जो है तपन कुमार डेका है। तपन कुमार डेका जो थे इनको जो है अब 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया इनका कार्यकाल। तपन कुमार डेका का बात करते हैं खबर की, तो केंद्र सरकार खुफिया ब्यूरो आईबी के निदेशक तपन कुमार डेका को जून 2026 तक 1 साल का विस्तार मिला है। तपन कुमार डेका को शुरू में जून 2022 से 2 साल के कार्यकाल के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया था, लेकिन अब जो है इनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है और यह कार्यकाल इनका हो गया है वर्ष 2026 तक। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं आईबी की, तो आईबी बहुत पुरानी संस्था है। आज से 137 वर्ष पूर्व 23 दिसंबर को, याद रखेंगे 23 दिसंबर को 1887 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 137 वर्ष पूर्व हुई थी, यह आपको याद रखना है, 23 दिसंबर 1887 को। और जो इसकी बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आईबी का मुख्यालय है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर इसके सिद्धांत की बात की जाए कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका सिद्धांत है जागृतम अहर्निशम। संस्कृत का वाक्य है जागृतम अहर्निशम, यह इसका वाक्य है जागृतम अहर्निशम, मतलब हमेशा सचेत रहो या हमेशा जागते रहो, जागृतम अहर्निशम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि मई 2025 में पॉल स्टर्लिंग अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले किस देश के बल्लेबाज बने हैं? तो जो पॉल स्टर्लिंग है वे खेलते हैं आयरलैंड से। और बात करते हैं खबर की, तो आयरलैंड के अनुभवी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करके इतिहास रच दिए हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले आयरलैंड के पहले, बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं, इन्होंने पहले क्रिकेटर बन गए हैं जो यह मील का पत्थर उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ डबलिन में खेले गए पहले 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में, अभी वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज चल रही है, उसमें 54 रन इन्होंने बनाए हैं। और ये 54 रन पारी खेलने के बाद इस पारी के साथ उनके कुल अंतरराष्ट्रीय रन 10,007 हो गए हैं, जिसमें
टेस्ट, वनडे और T20 तीनों रूप शामिल हैं। ठीक बात है, ये आपको याद रखना है। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये हैं आयरलैंड के खिलाड़ी पॉल स्टर्लिंग। चलिए बात करते हैं अगर अगले खबर के बारे में। तो अगला जो प्रश्न है वह यह है कि हाल ही में किसे 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है वह चुना गया है। तो ये जो अध्यक्ष चुना गया है, ये चुना गया है विकास सिंह जी को। विकास सिंह जो है अब SCBA के नए अध्यक्ष हैं और इन्हें चुना गया है कितने बार? चौथी बार। यह आपको याद रखना कि ये चौथी बार जो है बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के क्या बने, बार एसोसिएशन के जो है वो अध्यक्ष बने। चलिए बात करते हैं अगली खबर के बारे में। तो अगली खबर है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज, किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये लिखी गई है विद्या कृष्णन के द्वारा। विद्या कृष्णन के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक व्हाइट लिलीज, जिसमें कि उन्होंने दुख का वर्णन किया है। किसका वर्णन? दुख का वर्णन किया है कि कोई व्यक्ति कैसे दुखी रहता है और मृत्यु से जब सामना होता है, मृत्यु का सामना जब होता है तो कैसा लगता है। मृत्यु के सामना के बारे में इसमें इस पुस्तक में लिखा गया है और बताया गया है अंतिमता का जब सामना किया जाता है तब कैसा महसूस होता है। तो आज के करंट अफेयर की जो क्लास थी, आज के करंट अफेयर के जो प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करंट अफेयर की अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।